नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर के 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। यहाँ पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आपको ये भी बता दें कि वायु प्रदूषण की वजह से हर साल बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। हाल ही में रिपोर्ट में खराब हवा की वजह से हर साल होने वाली मौतों का आंकड़ा रिलीज किया गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के हाथरस से जुड़ी हुई है, जहां हाथरस में भगदड़ कांड को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया। और तीसरी बड़ी खबर झारखंड से आपको बताएंगे, जहां 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। और चौथी बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है। यहां भजनलाल सरकार राजस्थान की ग्रामीण बच्चियों को बड़ी सौगात सौंपने जा रही है। पांचवी बड़ी खबर उत्तराखंड से होगी, जहां अब जंगल की आग बुझाने, फसलों पर छिड़काव करने और आपदा में राहत सामग्री भेजने का काम ड्रोन से शुरू होगा। तो इस 5 विंडो के जरिए आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और चलिए पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन अब एक ताजा अध्ययन में पता चला कि उससे हम सभी का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। दरअसल इस अध्ययन में यह दावा किया गया कि देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते हो रही है। यह अध्ययन लैसेंट प्लैनेटरी हेल्थ में छपा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साफ हवा के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ हवा के मानकों से पहले ही ज्यादा है, लेकिन कई शहरों में तय मानकों से भी कई गुना ज्यादा प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसके चलते लोग कई बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बीमारियों से हर साल 12,000 लोगों की मौत हुई है, जो देश में हुई कुल मौतों का 11.5% है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को कठोर करने की जरूरत है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास दोगुने करने की भी जरूरत है। तो लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की एक रिपोर्ट सामने आई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। देखिए तनु, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां इस बात का साफ जिक्र किया गया कि दिल्ली में हर साल 12,000 लोगों की मौत सांस संबंधी परेशानी और इसके साथ ही प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से होती है। और अब इन सब के बीच ये आंकड़ा जो है वो बेहद घबराने वाला, हताश करने वाला, परेशान करने वाला है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से अगर वायु साल दिल्ली जो है वो अस्त वायु प्रदूषण से जूझती हुई नजर आती है। और जो रिपोर्ट सामने आई है और जो आंकड़ा सामने आया है 12,000, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर पिछले साल की भी बात की जाए तो AQI जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उनका पिछले साल भी ये कहना था कि हमारे पास जो है वो विंटर प्लान और समर प्लान है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे, मेंटल हेल्थ इशू हो रहे थे। और हालांकि दिल्ली में तो ऑड इवन की जो फैसिलिटी है वो भी दी जाती है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुधार है वो नहीं देखने को मिलता है गरिमा। और जिस तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनको बढ़ावा देने की बात जो है पर्यावरण मंत्री की तरफ से कही जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम पराली जो है उसके जलाने पर रोक लगाएंगे, धूल ना उड़े उस पर भी रोक लगाएंगे। और समर एक्शन प्लान का भी उन्होंने जिक्र किया, विंटर एक्शन प्लान का भी जिक्र किया, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद जो है वो सर्दी आ जाएगी और एक बार फिर दिल्ली से वो तस्वीर सामने आएगी जब पूरी दिल्ली जो है वो AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगा और लोग जो है वो मास्क लगा के घर से निकलेंगे और सांस लेने में इतनी ज्यादा उनको तकलीफ हो जाएगी कि हॉस्पिटल में जो केसेस है वो लगातार वायु प्रदूषण की जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। किसी को फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा। तो ये तमाम बीमारी जो है उनको दावत देने वाली बात होगी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी गोपाल राय हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पास जो है वो समर और विंटर एक्शन प्लान है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब विंटर आएगी तो क्या कुछ दिल्ली के हालात होंगे, क्योंकि हर साल तो सुधार देखने को नहीं मिलता है और लोग जो है इस बीमारी से ग्रस्त होते नजर आते हैं। ठीक है, तो तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में 12,000 लोगों के हर साल मौत होती है और ये बेहद दुखद है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ कांड को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। हाथरस में सत्संग पंडाल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया। 121 लोगों की मौत के मामले में हाथरस पुलिस ने 5 टीमों का गठन भी किया है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तलाश भी की जा रही है और कुछ महिलाओं से पूछताछ के साथ ही 100 से अधिक लोगों की CDR
एफआईआर भी खंगाली जा रही है। और इसके साथ ही न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया, जिसे 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। हादसे की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बुधवार रात इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और इस न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया। न्यायिक जांच आयोग का मुख्यालय लखनऊ होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, अब न्यायिक जांच अब जिस तरह से मांग की गई थी, अब न्यायिक जांच गठित की गई है, 3 सदस्यीय टीम होगी और हाथरस कांड पर पूरी तरह से अब जांच की जानी है। लेकिन इस सब के बीच हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल दाखिल किया गया था, जिसमें सीबीआई जांच की भी जिस तरह से मांग की गई थी, तमाम बातों का जिक्र किया गया था और अब न्यायिक जांच भी होनी है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बाबा के भी, वहां के भोले बाबा के भी स्टेटमेंट सामने आ गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से सख्त है और ऐसे में जो प्रशासन है उनके भी ऊपर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहां पर 80,000 लोगों को आने के लिए परमिशन दिया गया था, लेकिन 2.5 लाख का जमावड़ा देखा गया था इस पूरे सत्संग के दौरान। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, हाथरस पुलिस ने 5 टीमें गठित करी हैं, जिसके बाद जो है 20 लोग की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मुख्य सेवादार है वो अभी भी कहीं ना कहीं फरार है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही अभी भी नजर आ रही है कि जो मुख्य सेवादार है वो अभी तक कहाँ है, पुलिस की हिरासत में अभी तक नहीं आ पाया। लेकिन 20 लोग की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो बाबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सामने आ गए हैं, लेकिन बाबा कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता चल पा रहा है। तो एक बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीर हैं इस चीज़ को लेकर और लगातार इसमें अपने आदेश उन्होंने जारी किए हैं कि इसमें सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें अभी तक भी ढीले दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात कर लिया तो 2 महीने के अंदर जो 3 लोग की जो टीम गठित की गई है, उनको 2 महीने के अंदर जो है पूरी जाँच रिपोर्ट हाजिर करनी है। जी, इसे लेकर के अधिकारियों के क्या कुछ अभी तक स्टेटमेंट सामने आए, क्योंकि जिन लोगों का गठन किया गया है न्यायिक जांच के लिए, क्या उनके अभी तक इसे लेकर के क्या स्टेटमेंट सामने आए हैं कि, और इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि कब तक इसे लेकर के, इस पूरी जांच को लेकर के रिपोर्ट सौंपी जानी है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, 2 महीने के अंदर जो है इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। वहीं अगर बात कर ले अधिकारियों की, तो अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन या जवाब नहीं आया, लेकिन अधिकारी लगातार इसमें लगे हुए हैं। और वहीं अगर बात कर ले तो इसका मुख्यालय राजधानी लखनऊ में बनाया गया है, जो जहां से ये ब्रीफिंग होगी पूरी और जहां पे सबमिट करनी है पूरी जांच रिपोर्ट। वहीं अगर बात कर ले तो विपक्ष के अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन को घेरते हुए कहा है कि इस तरीके के कार्यक्रमों में हमेशा भीड़ बढ़ जाती है। सत्संग जैसे कार्यक्रम में भीड़ हमेशा बढ़ जाती है। कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें भीड़ हमेशा जितनी अनुमति होती है उससे ज़्यादा आ जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को भी और प्रशासन को भी घेरा है कि ये तरीके का ढीला रवैया क्यों हुआ, अब तक अधिकारियों के ऊपर वहाँ के कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हाथरस की एसपी और डीएम के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। वहीं अगर बात कर लें तो अब तक कई महिलाओं के फ़ोन को महिलाओं से पूछताछ भी की गई है। वहीं अगर बात कर लें तो हम 100 लोग के जो है सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे हो सकता है कोई बड़ा खुलासा सामने आएगा जल्दी। जी, और समीर, अब राजनीति भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे हादसे को लेकर के, इस घटना को लेकर के की जा रही है। राहुल गांधी भी जाने वाले हैं और कल जिस तरह से हमने देखा अखिलेश यादव के स्टेटमेंट सामने आए, जिस पर पलटवार भी बीजेपी के कई नेताओं ने किया। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मानवता भी मरती हुई नजर आ रही है, मानवता भी शर्मसार होती हुई नजर आ रही है इस तरह के दुखद हादसे पर। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक लेटर भी रिलीज किया राष्ट्रपति और पीएम मोदी के नाम, और उन्होंने इस पर संवेदना व्यक्त किया। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर के, इस हादसे को लेकर के राजनीति का दौर भी तेज हो गया है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये एक हृदय विधायक मामला था, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन करना चाहिए था विपक्ष की पार्टियों को, लेकिन विपक्ष की पार्टियां इस पर भी अब राजनीति कर रही है। अगर बात कर ले, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने एक डेलीगेशन हाथरस के लिए रवाना किया प्रदेश अध्यक्ष के साथ। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी भी लगातार इस पर सरकार घेर रही है, और वहीं राहुल गांधी भी इस पर हाथरस जा सकते हैं पीड़ितों से मिलने, घायलों से मिलने। वहीं अजय राय की बात करें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी कल मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं इस पर एक राजनीतिक शुरू कर दी गई, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देश के अंदर
है कि बहुत बड़ा ये हादसा है जिसमें 116 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख से मुआवजा बढ़ाकर 4 लाख मुआवजा कर दिया है मृतकों का। वहीं अगर बात करें घायलों का तो घायलों का 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख मुआवजा कर दिया गया है। सरकार लगातार गंभीर बनी हुई है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जिस तरीके से निश्चित तौर पर समीर लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति हो रही है। आप भी आगे इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल में बंद रहने के दौरान झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 3 सीटों पर नुकसान हुआ। राज्य में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ऐसी अटकलें थी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई सोरेन को सौंपी गई। हेमंत सोरेन का पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी लगातार उन्हें घेरने में भी लगी हुई है। बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि सोरेन परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता। चंपई सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। चंपई का कोल्हान में मजबूत जनाधार है और इस क्षेत्र में नुकसान की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी इसे इसी तरह प्रचारित भी कर रही है और अगर बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है तो इससे इंडिया गठबंधन को आगामी चुनाव में नुकसान भी पहुंच सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार हमारे ब्यूरो चीफ पटना से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब चंपई के इस्तीफे के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे। परिवारवाद का आरोप लगातार उन पर लगता रहा है और अब इन सबके बीच शपथ ग्रहण समारोह की भी पूरी तैयारी है। बिल्कुल सही बात है आपने कही। जिस तरह से परिवारवाद का ये आरोप लगता आ रहा है, बीजेपी वाले जिस तरह से उन पर आरोप लगाता आ रहा है, ये कहीं न कहीं एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। अभी आपको मैं एक्स पर झारखंड के सियासी हलचल को इस तरह से देखा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस पर एक टिप्पणी की है कि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना ये अशोभनीय है, बल्कि अत्यंत दुख की बात है। तो बीजेपी कहीं न कहीं से घेरना चाहेगी, ये सीधी सी बात है। जिस तरह से ये काम हो रहा है उसमें बीजेपी चाहेगी घेरने के लिए, लेकिन अब सवाल है कि वहां की जनता क्या है। क्योंकि हेमंत सोरेन एक कद्दावर नेता है, जाने माने नेता है, झारखंड में उनकी अच्छी खासी पकड़ है क्योंकि वो शिबू सोरेन का पुत्र है और झारखंड में शिबू सोरेन शिबू दादा के नाम से जाने जाते हैं, गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका पुत्र है। तो इन चीज को सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो पूरे झारखंड एक सूत्र से बन जाता है हेमंत सोरेन में। रह गई बात बीजेपी तो हर हाल में उसको निगेटिव तौर पर घेरना चाहेगी, क्योंकि अगर घेरने से उनको फायदा मिल जाती है तो और अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, हालांकि चंपई सोरेन का भी एक अच्छी पकड़ है, इसे इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल है कि चंपई सोरेन का जो सहयोगी है, जो भी है उनके साथ जनाधार, वो कहीं बहुत ज्यादा हेमंत सोरेन के सामने नहीं टिक पाएगा। सवाल ही नहीं उठता है। हेमंत सोरेन एक झारखंड में परिचय की मुहताज नहीं बल्कि कुशल नेतृत्व भी माना जा रहा है झारखंड कार्यकर्ताओं के लोग के अनुसार कि वो एक मजबूत है और झारखंडी के लिए वो कई काम भी किए हैं। यहाँ तक निश्चित तौर पर सभी को इंतजार 7 जुलाई का भी है क्योंकि हेमंत सोरेन इसी दिन शपथ ग्रहण ले सकते हैं। आपका तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भजन लाल सरकार राजस्थान की ग्रामीण बच्चियों को बड़ी सौगात सौंपने जा रही है। राजस्थान सरकार में रूरल इलाके में आने जाने के लिए छात्राओं के ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है और इसके तहत छात्राओं को अब सरकार की तरफ से स्कूल आने जाने का भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ग्रामीण छात्राओं को वर्तमान नए शिक्षा सत्र से मिलेगा और इसके लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने निर्देश भी जारी कर दिए। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं क्लास के छात्राओं को रोजाना की उपस्थिति के हिसाब से 20 रुपए का ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा और इस योजना का फायदा राजस्थान की 21,234 छात्राओं को मिलेगा। हालांकि जारी निर्देशों के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है या उससे अधिक है। इस तरह से छात्राओं को पूरे साल भर में अधिकतम 5400 रुपए का ट्रांसपोर्ट वाउचर
और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, अब राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत यानी कि 21,234 छात्राओं को इस योजना का फायदा, जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं के हितों की बात करते हैं, बच्चियों के हितों की बात करते हैं, और अब वो साफ तौर पर राजस्थान में नजर भी आ रही है। कितना बेनिफिट आने वाले वक्त में देखा जाएगा बच्चियों को? बिल्कुल गरिमा, जिस तरह प्रदेश की वजनलाल सरकार ने छात्राओं को तोहफा दिया है, राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत की है, तो उससे एक ग्रामीण जो परिवेश में जो अध्ययन करने वाली बच्चियां हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। और जिस तरह कुल मिला के 21,234 छात्राओं को इस योजना का सालाना 5400 रुपए का पर छात्रा के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण परिवेश में जो लड़कियां सरकारी स्कूल में जो अध्ययन करती हैं वो 5 किलोमीटर से उनकी दूरी होनी चाहिए घर से, उन्हीं छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और मेन उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनको इस सरकारी स्कूल से जोड़ा जाए, ताकि उनका निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनको अध्ययन की व्यवस्था भी की जा सके। कई बार होता है क्या कि राजस्थान एक, आपको भी पता है कि भौगोलिक स्थिति से काफी प्रदेश है और दूरी के हिसाब से भी स्कूल काफी दूरी पे पड़ता है, तो इस योजना का लाभ मिलने से कहीं ना कहीं छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर राहुल, इस योजना से छात्राओं को बड़ी राहत पहुंचने वाली है। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भजनलाल सरकार का छात्राओं को ये बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अब जंगल की आग बुझाने, फसलों पर छिड़काव करने और आपदा में राहत सामग्री भेजने के काम ड्रोन से हो सकेंगे। नई ड्रोन नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने 6 श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से इन कंपनियों के काम करा सकेंगे। ITDA ने तकनीकी मानकों पर खरा उतरने पर मैपिंग, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग और लॉजिस्टिक श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को सूचीबद्ध भी किया है। इनमें बड़ी संख्या स्टार्टअप की है। मैपिंग के लिए सबसे ज्यादा 13 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया। विभाग अपनी प्रॉपर्टी से लेकर अन्य मैपिंग संबंधी सभी काम इनमें से किसी भी कंपनी से करा सकती है। फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से जंगलों से लेकर घरों की आग बुझाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक ड्रोन कंपनी की मदद से राहत सामग्री एक जगह से दूसरी जगह भेजी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़े हुए हैं। अब बड़ी तैयारी फायर फाइटिंग ड्रोन की मदद से अब जंगल को बचाने की ये बड़ी तैयारी उत्तराखंड सरकार ने की है, पहाड़ी इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी। तो किस तरह से इन सभी चीजों का मैनेजमेंट किया जाएगा, किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा? अवनीश, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से पिछले दिनों आग देने की जो घटनाएं, खास करके जंगल जो है जल के खाक हो गए, कई हेक्टेयर जंगल यहाँ पे जो है पूरी तरीके से खाक हो गए थे, और जो खास करके वन कर्मियों के साथ अधिकारियों की भी कई लोगों जो है मौत भी हो गई थी जलने से, उसको लेके यहाँ पे लगातार राजनीति लगातार होती रही है। सरकार के ऊपर जो है यहाँ पे लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जंगल की आग हमेशा लगती है और इसके लिए सरकार पहले से ही कोई जो है पुष्टि जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं कर पाता। इसको लेके लगातार जो है पहले भी जो है यहाँ पे जो है बैठकों का दौर जारी रहा, मुख्यमंत्री से यहाँ पे वार्तालाप होती रही। उसके लिए एक रणनीति बनाई गई कि क्यों ना ड्रोन की मदद ली जाए। इसके लिए बाकायदा ड्रोन कंपनियों से जो है यहाँ पे जो है टेंडर मंगाए गए और उनकी जो है जो मैपिंग थी वो करती गई है, ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, क्या होगी। अब उसके लिए बाकायदा जो है ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, मैपिंग पूरी हो चुकी है, और जो 23 कंपनियां हैं उसके साथ बाकायदा इनका करार हो चुका है। और जिसमें देखा जाए तो जो सभी विभागों को यहाँ पे निर्देश दे दिए गए हैं कि आप अपने अपने स्तर से इनसे काम ले सकते हैं, चाहे वो फायर फाइटिंग की बात हो, ड्रोन की, चाहे वो राहत सामग्री आपदा में पहुंचाने की बात हो, आग बुझाने की बात हो, चाहे वो घर की आग हो या जंगल की आग हो, और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कहीं भी दूर दराज क्षेत्र में कुछ पहुंचाना है तो ड्रोन की जो मदद है वो आम जो है आदमी तक पहुंच जाएगी। इसके लिए जो तमाम विभाग है उनको जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि आप अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए बाकायदा इसमें सूची बनाएं और क्या क्या काम इससे ले सकते हैं। तमाम चीजों को लेके अब पूरी तरीके से ये जो है लागू होने की कगार पे है। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।